नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है घर की याद। इस कविता में कवि ने जेल में रहने के दौरान रात भर हुई वर्षा से परिजनों के प्रति मन में उठे मार्मिक भाव को प्रकट किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है कि आज बाहर बहुत पानी बरस रहा है, मतलब बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है। रात भर हुई इस वर्षा ने उसके मन की कोमल भावनाओं को जागृत कर दिया है। ऐसी तेज वर्षा में कवि की आंखों के सामने उसका घर तैरता हुआ नजर आने लगता है। दरअसल कारावास में रहने के कारण कवि को अपना घर और घर के सदस्य याद आने लगते हैं। वह घर जो कि उससे बहुत दूर है और खुशियों से भरा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि के जेल प्रवास के समय भयंकर वर्षा होने के कारण उसे अपने घर की याद आने लगती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने परिवार के सदस्यों को याद करते हुए कहता है कि उसके घर में 4 भाई है। आज उसकी विवाहिता बहन भी मायके मतलब अपने घर आई होगी और उसे ना पाकर वह बहुत दुखी हुई होगी। परिवार की वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसकी बहन अपने पिता के घर ना आकर कष्ट और दुख के घर आ गई है। कहने का मतलब यह है कि कवि के जेल जाने से घर में उदासी छा गई है। कवि का घर वास्तव में एक सुखी घर है, क्योंकि घर के सभी लोगों का आपस में गहरा प्यार है। चारों भाई 4 भुजाओं के समान है और बहनें अपने भाइयों से अत्यधिक स्नेह करती है। सभी के बीच प्रेम और स्नेह का अटूट रिश्ता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। कवि के जेल जाने के कारण वह दुखी और आहत है। कवि अपनी माँ की ममता का उल्लेख करते हुए कहता है कि उनकी गोद में सिर रखने से उसके सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। मतलब माँ के स्नेह भरे स्पर्श से कवि अपने सारे कष्ट भूल जाता है। कवि आगे कहता है कि माँ के प्यार की धारा का प्रसार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। उनके स्नेह की धारा यहाँ जेल तक भी बह रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि जेल में भी माँ के स्नेह स्पर्श को अनुभव करता है। कवि आगे कहता है कि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, जिस कारण वह उसे पत्र भी नहीं लिख सकती, इसलिए उसे अपनी माँ का कोई पत्र भी प्राप्त नहीं होता। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि घर पर मेरे पिताजी है। हालांकि वह बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन बुढ़ापे का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आज भी उनके हृदय में नव युवकों जैसा उत्साह और साहस है। वे शरीर से भी इतने स्वस्थ है कि वे अभी भी दौड़ लगा सकते हैं। वे अभी भी खिलखिलाकर हंस सकते हैं। पिताजी में अभी भी युवाओं जैसी चुस्ती फुर्ती है। कहने का मतलब यह है कि वे प्रसन्नता और उल्लास से परिपूर्ण है। कवि आगे कहता है कि उनमें इतना साहस है कि वे मौत के सामने भी डटकर खड़े हो सकते हैं और शेर के सामने आने पर भी वे नहीं डरते। मतलब उनके सामने कितनी भी भयंकर मुसीबत क्यों ना आ जाए, वे उससे कभी नहीं घबराते। उनकी आवाज में बादलों जैसी गर्जना है। उनके कार्यों में आंधी तूफान जैसा कंपन है। यानी वे जब भी कोई कार्य करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आंधी तूफान आ गया हो। पिताजी की उम्र का प्रभाव उनके किसी भी कार्य पर नहीं पड़ता था। आज भी उनकी मजबूत इच्छा शक्ति है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पिता को याद करते हुए कहता है कि पिताजी जब रोज की तरह श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करके और 260 दंड बैठक लगाकर और व्यायाम कसरत करने के बाद लकड़ी की बनी मुंगरी की मूठ पकड़कर घर में ऊपर से नीचे आए होंगे, तो मुझे याद करके उनकी आंखें भर आई होंगी। वे मुझे अपने पास ना पाकर बहुत व्याकुल हुए होंगे। इन सब बातों की यादें कवि को दुखी कर देती है और बरसते पानी में कवि को घर की याद सताने लगती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने भाई बहनों को याद करते हुए कहता है कि उसके 4 भाई और 4 बहनें हैं। उसके भाई भुजा के समान सहयोगी और परिश्रमी है और बहनें प्रेम की प्रतीक है। इस समय जब उसके घर में उसके भाई बहन खेल रहे होंगे तो उसके पिताजी की नजर उन पर अवश्य गई होगी और वे उन्हें देखकर खुश हो रहे होंगे। लेकिन मुझ जैसे बदकिस्मती को ना पाकर मेरा नाम लेकर आंसू बहा रहे होंगे। मतलब यह है कि एक क्षण के लिए भी जिन पर बुढ़ापे का असर नहीं हुआ था, जो किसी भी मुसीबत से नहीं घबराते, ऐसे दृढ़ और साहसी पिताजी अपना धैर्य खो बैठे होंगे। अपने पुत्र को मिलने वाली कष्टों को याद करके उनकी आंखों में आंसू बह निकले होंगे। कवि की यादों ने उन्हें रुला दिया होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पिता को याद करते हुए कहता है कि मैं अपने पिता का 5वां पुत्र हूँ। मुझे वे हमेशा ही अपने पुत्रों में सोने पे सुहागा मतलब अन्य पुत्रों से श्रेष्ठ मानते थे। ऐसे कहते हुए उन्हें हमेशा ही अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति होती थी। आज मेरे जेल में बंदी होने के कारण
उन्हें अपने चारों सोने के समान गुणों वाले पुत्र भी तुच्छ लग रहे होंगे, क्योंकि वे तो मुझे उनसे श्रेष्ठ समझा करते थे। मैं भाग्यहीन आज जेल में होने के कारण उन्हें कष्ट पहुंचा रहा हूं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पिता की स्थिति का अनुमान लगाकर कहता है कि उसके पिताजी की आंखों में आंसू देखकर मां का हृदय दुखी हो रहा होगा और वे उन्हें आश्वासन देते हुए कहती होंगी कि वहां हमारा बेटा भवानी अच्छी तरह से होगा। आप अपना मन क्यों छोटा कर रहे हैं, क्यों आंसू बहा रहे हैं। वह उन्हें समझाते हुए कहती है कि वह आपके मन की बात समझकर और आपसे अपनापन का भाव दर्शाने के कारण ही जेल गया है। वह आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर ही तो चल रहा है, मतलब वह तो आपके द्वारा बनाई गई परंपरा का ही पालन कर रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की मां कवि के पिता को समझाती हुई कह रही है कि जिस रास्ते पर उनका बेटा चल रहा है वह संघर्ष का रास्ता है, उसके कर्तव्य का रास्ता है। यदि वह उस पर चलने से अपना पांव पीछे हटा लेता तो इससे मेरी कोख ही लज्जित हो जाती। मतलब यदि वह अपने देश के प्रति कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता तो उसकी वीर माता को लज्जा आती। ऐसे समय में तुम अपनी आंखों से आंसू बहाकर उसे कायर मत बनाओ। फिर कवि की मां कवि के पिताजी को हिम्मत देते हुए कहती है कि अपने मन को कमजोर मत करो, आप धैर्य बनाए रखिए, वरना अन्य बच्चों का साहस भी टूट जाएगा और वो रो पड़ेंगे। कवि आगे कहता है कि तब पिताजी ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ। कवि यह सोचकर करुणा से भर गया है कि अपने हृदय में कष्ट छिपाना उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सुंदर, आकर्षक और लोगों को खुशियां प्रदान करने वाले सावन, हे शुभ और जन का मंगल करने वाले सावन, तुम अवश्य बरसो, तुम्हारे बरसने से संसार का उद्धार होता है। लेकिन मेरे पिताजी की आंखों को बरसने ना दो, मतलब वे अपने 5वें पुत्र को याद करके दुखी ना हो। कवि को सावन का बरसना अच्छा लगता है, पर अपने पिता की आंखों से आंसुओं का बरसना नहीं। कवि आगे कहता है कि मेरा संदेश देते हुए उन्हें कहना कि मैं यहाँ पर बहुत आनंद में हूँ, सुख से रह रहा हूँ, बस कमी है तो इसकी कि मैं घर में नहीं हूँ। कवि के बस कहने में ही उसका दर्द छिपा है। कवि स्वयं को ही संबोधित करते हुए कहता है कि मैंने उन्हें दिलासा देते हुए यह तो कह दिया कि बस घर में नहीं हूँ, लेकिन घर से अलग होकर रहना बहुत मुश्किल है। इसी दुख से मेरा जीवन दुखी है। मैं वियोग भुगत रहा हूँ जिसमें कि मधुरता नहीं है और यह नरक के समान है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि संदेशवाहक सावन से कहता है कि हे सुंदर सजीले सावन, तुम घर जाकर मेरे पिता को ये मत कहना कि मैं दुखी हूँ, उनके सामने निराशा की बातें मत करना, उन्हें कहना कि मैं आनंद से हूँ, लिख पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी ही मस्ती में काम कर रहा हूँ, मैं साहित्य का अध्ययन और कविताएं लिखकर नाम भी कर रहा हूँ, मैं हर समय व्यस्त रहता हूँ, अपना समय व्यर्थ नहीं करता, यहाँ मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तुम उन्हें कहना कि जेल के लोग भी उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए वे उसके लिए किसी भी प्रकार का शोक ना करे, मतलब वे दुखी ना हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सावन से कहता है कि हे सावन, तुम मेरे माता पिता से कहना कि मैं यहाँ गांधी जी के निर्देश पर सूत काटता हूँ, मतलब देश सेवा के कार्य में व्यस्त हूँ। मैं यहाँ खूब खाता पीता हूँ, मेरा वजन 70 सेर हो गया है। कहने का मतलब यह है कि मैं हर प्रकार से यहाँ पर खुश हूँ और मजे में हूँ। कवि आगे कहता है कि हे सावन, तुम पिताजी से यह भी कहना कि मैं यहाँ पर खूब खेलता कूदता और दुखों को अपने से दूर रखता हूँ। तुम उनसे कहना कि मैं हमेशा मस्त और निश्चिंत रहता हूँ, लेकिन तुम उनसे यह कभी मत कहना कि मैं उदास और निराश रहता हूँ, जिस कारण मुझे नींद नहीं आती और मैं जागता रहता हूँ। तुम यह भी मत कहना कि मैं किसी से मिलता जुलता भी नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सावन को निर्देश देते हुए कहता है कि तुम उनसे यह मत कहना कि मैं एकदम चुपचाप रहता हूँ, जैसा कि मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, मतलब मेरे पिता के सामने मेरे दुखों का विस्तार रूप से वर्णन मत करना। तुम उनसे यह मत कह देना कि मुझे नींद नहीं आती, आदमियों को देखकर मुझे डर नहीं लगता है, मुझे अपनी सूध बूध नहीं रहती। हे सुंदर और आकर्षक सावन, देखो मेरे पिताजी के सामने बहुत सोच समझकर बोलना, उनसे कोई भी बेकार की बात मत करना, उन्हें मेरी दुखदायी स्थिति के विषय में किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो। ऐसा बोलना जिससे वे तुम्हारी बातों का विश्वास करे। तुम उन्हें मेरे कष्टों के विषय में मत बताना,
यदि तुमने मेरे कष्टों का वर्णन उनके सामने कर दिया तो उनका दुख और बढ़ जाएगा। मेरे हरे भरे सुंदर सावन, हे मेरे मंगल की कामना करने वाले मित्र, तुम जितना चाहो उतना बरस लो, पर वे ना बरसे। मतलब मेरे पिता के बादल रूपी नयनों से दुख के आंसू ना बहे। ऐसी कोई भी बात उनके सामने मत कहना जिससे उनको मेरी याद आए। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि की याद में उसके माता पिता तो चिंतित है ही, कवि भी उनकी स्थिति की कल्पना करके दुखी हो रहा है। वह स्वयं तो उनके पास नहीं पहुंच सकता, पर वह अपना संदेश बरसते सावन के माध्यम से पहुंचा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।